जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस इलस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑल्टरनेटिव है, कैश एंड इक्विटी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट ये थोड़ा सा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये करना चाहिए दोबारा तिबारा, कम से कम 2 से 4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए इसका। और एक और स्पेशल बात है इसकी कि इसका जो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया है वो गलत दिया है। 2-4 एंट्री हैं जो कि उन्होंने गलत की है, वो मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन तब आपको बता दूंगी कि इंस्टीट्यूट ने क्या गलती की है और उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो एंड हो जाएगा, जैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूट ने गलती क्या कर दी है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। Tata Industries issued share-based option to one of its key management personnel, which can be exercised either in cash or equity। वही वाला है, या तो कैश या फिर इक्विटी, यानी कि इसमें ESOP प्लस SAR दोनों ही है। एंड इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं आपको वो देखते हैं। नंबर ऑफ कैश सेटल शेयर्स, ये है 74,000 शेयर। सर्विस कंडीशन 3 years, यानी कि अपना हो गया वेस्टिंग पीरियड, यानी कि इतना काम करना पड़ेगा केएमपी को, तभी उनको ये राइट्स मिलेगा, यानी कि कैश लेने का या फिर ईसॉप लेने का। ऑप्शन 2, नंबर ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 इज, फेस वैल्यू दे रखा है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं 90,000। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ईसॉप होता है उसके शेयर्स ज़्यादा होते हैं, और जो शेयर के बेस पर जो आपको कैश दिया जाता है दैट इज SAR, वो कितना है 74,000, जो कि ईसॉप से हमेशा कम ही होता है। ठीक है, अदरवाइज हर कोई कैश ही नहीं लेके चला जाएगा अगर कैश ज़्यादा मिलेगा या इक्वल मिलेगा। सब कोई कहते भाई शेयर्स क्यों ले, अपन तो कैश ही लेके चले जाएंगे। तो हमेशा जो हमारा ईसॉप का शेयर्स होता है वो ज़्यादा ही होता है। आगे देखो, सर्विस, ये आपको पहले ही बता दिया, सर्विस कितना देना है 3 साल, यानी कि अगर आपको SAR चाहिए तब भी आपको 3 साल रुकना पड़ेगा, अगर आपको ईसॉप चाहिए, इक्विटी शेयर चाहिए, तब भी आपको 3 साल ही रुकना पड़ेगा। लेकिन ईसॉप में एक कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन टू सेल, यानी कि एक बार 3 साल के बाद जब आप इक्विटी ले लोगे तो उस इक्विटी शेयर्स को आपको हाल फिलहाल बेचना नहीं है, कम से कम 2 साल मिनिमम पीरियड है, 2 साल आपको रखना ही पड़ेगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी है किसके केस में, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ईसॉप के केस में। ठीक है, SAR के केस में ऐसी कोई है ही नहीं, क्योंकि SAR में शेयर्स ही नहीं देते, चार्ज में तो अपन कैश देते, लेके चला जाता है। आगे देखो, फेयर वैल्यूज गिवन है, इक्विटी प्राइस विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल फॉर 2 years, यानी कि रेस्ट्रिक्शन किसके लिए लगा था, ईसॉप के लिए। तो ईसॉप का जो फेयर वैल्यू है वो अपन को गिवन है, कितना है 115। ठीक है, तो जब हम ईसॉप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर फेयर वैल्यू 115 यूज होगा, लेकिन जब आप SAR कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर फेयर वैल्यू क्या यूज होगा 135। ये सबको समझ में आया। और SAR के केस में तो क्या होता है, अपडेट होता रहता है फेयर वैल्यू में। एक सेकेंड, हाँ जी, और ये अपडेट भी हो गया। 2010 में कितना है 138, 2011 में 140 और 2012 में 147। तो अपन SAR के केस में ये वाले अपडेटेड फेयर वैल्यू ही यूज करते हैं। लेकिन ईसॉप के केस में क्या होता है, जो ग्राउंड डेट पर होता है दैट इज 115, वही अपन यूज करते हैं। ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो वही है, पास जर्नल एंट्रीज। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एक्सरसाइज करते टाइम पर केएमपी ने क्या सिलेक्ट किया। क्या उसने ऑप्शन 1 दैट इज SAR सिलेक्ट किया, या फिर ऑप्शन 2 दैट इज ईसॉप सिलेक्ट किया, क्या उसने कैश सिलेक्ट किया या ईसॉप, कुछ नहीं बताया, बस बोल दिया है जनरल एंट्रीज पास कर दो। इसका मतलब अपन को SAR वाली भी एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी और ईसॉप वाली, दोनों वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में केस 1 करके केस 2 करके, कि दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर SAR लिया होता तो ये जनरल एंट्रीज पास हो गए, और ईसॉप लिया होता तो ये जनरल एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, तो अपने आप ही केस 1 केस 2 करके अपन को दोनों एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। जो कि एंट्रीज इंस्टीट्यूट ने गलत कर दी है वो अपन ठीक करेंगे। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा इंस्टीट्यूट ने क्या गलती करी है और क्यों गलती करी है। तो
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे फुल सॉल्यूशन एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इंडेस 102 का इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 किससे रिलेटेड था, जिसमें आपको ईसॉप और सार दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था, और इस तरीके का एक प्रीवियस इलस्ट्रेशन अपन कर भी चुके हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ईसॉप प्लस सार वाला कॉम्बो क्वेश्चन आए तब आपको उस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में करना है। स्टेप नंबर 1 आपको करना है कंप्यूटेशन ऑफ ईसॉप कंपोनेंट। सबसे पहले आपको ईसॉप कंपोनेंट फाइंड करना है। वो कैसे करोगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांट डेट, जो कि कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांट डेट, दोनों का ग्रांट डेट वाला ही है, ठीक है। बस फर्क कितना है, यहाँ पर अपन को ईसॉप का कैलकुलेट करना है और यहाँ पर सार का। ईसॉप का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने मिल रहे हैं अपन को, 90,000, और उसका फेयर वैल्यू क्या है। अब देखो फेयर वैल्यू अपन को दो दे रखी है ग्रांट डेट की, 115 और 135, लेकिन रेस्ट्रिक्शन वाला है वो अपन यूज करेंगे ईसॉप के केस में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ईसॉप में ही तो लगता है भाई, शेयर्स आपको 2 साल तक नहीं बेचने हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन तो आपको शेयर्स में ही लगेगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन वाला ही फेयर वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज 115, और उसमें अपन सिंपल वाला यूज करेंगे सार के केस में, दैट इज 135। क्लियर। अब सार के केस में शेयर्स अपन को कितने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 74,000। अब इसका आप कंपोनेंट कैलकुलेट कर लोगे, 90,000 इंटू 115, ये आ गया 103, 50,000, ठीक है। इसका आ गया 74,000 इंटू 135, ये आ गया 999, 999, 1 2 3 4, 103, 50,000 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 3,60,000, ये आ गया 3,60,000। अब यहाँ पर आपको वही वाला डाउट आ रहा होगा कि ईसॉप का कंपोनेंट तो भाई टोटल ये वाला है, लेकिन आपने सिर्फ इतना सा क्यों लिखा। तो इसको बात को समझो ध्यान से कि ये दोनों हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये दोनों हमारी लायबिलिटी नहीं है। केएमपी जो है वो या तो ईसॉप चूज करेगा या तो सार यूज करेगा, या तो ईसॉप चूज करेगा या तो सार यूज करेगा, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें दोनों में से सिर्फ एक अमाउंट चाहिए, सारा नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें नहीं पता कि 3 साल बाद वो क्या चूज करेगा, क्या वो ईसॉप चूज करेगा या सार चूज करेगा। लेकिन कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11th स्टैंडर्ड से, वो हमेशा ये बोलता है कि आपको जिसमें ज्यादा डर हो आपको वो रिकॉर्ड करना चाहिए। अब हमें डर इसी बात का है कि कहीं वो कहीं वो सार ना चूज कर ले, क्योंकि अगर वो सार चूज करता है तो उसको अपन को 3 साल बाद कैश देना पड़ेगा, और कैश देना मतलब एक लाइबिलिटी है, कैश देना मतलब एक लाइबिलिटी है। इसलिए जो सार का कंपोनेंट होता है उसको अपन लाइबिलिटी में डालते हैं, एसबीपी लाइबिलिटी में। और जो बचा कुचा अमाउंट होता है, मेन जो कंपोनेंट है वो कैश वाला, उसको तो हम एसबीपी लाइबिलिटी में डालेंगे, और जो बचा कुचा कंपोनेंट होगा उसको हम एसबीपी रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। अब अगर उसने सार चूज किया है तो सिंपल सी बात है, एसबीपी लाइबिलिटीज में से अपन कैश पेमेंट कर देंगे। और अगर उसने इक्विटी चूज किया तो कुछ नहीं, लाइबिलिटी में तो अमाउंट होगा ही इससे, हाँ, और इसको मिला के, दोनों को मिला के हम उसको इक्विटी शेयर दे देंगे, सिंपल, ठीक है। तो टोटल जो मेन अमाउंट है वो यही है, लेकिन हमें डर है कि कहीं वो ये वाला अमाउंट ना ले ले, सार वाला कैश ना ले ले, इसलिए हम इसे एसबीपी लाइबिलिटी में डालते हैं, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट बच जाता है वो एसबीपी रिजर्व में डालते हैं। क्लियर आपको, बाकी टोटल जो अमाउंट है वो यही वाला है, क्लियर, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है। और ये चीज मैंने आपको शायद जब वो वाला इलस्ट्रेशन बताया था ना, तब भी आपको बताया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ईसॉप का थोड़ा सा कंपोनेंट ही क्यों रिजर्व में डालते हैं, क्योंकि हमारा मेन डर होता है कि वो कैश ना ले जाए 3 साल बाद, ठीक है। स्टेप 2, ये क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट दैट इज जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री क्वेश्चन ने, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने किया है, वो ईसॉप और सार के कंबाइन एंट्रीज बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोनों को बाइफर्केशन करती हूँ, ईसॉप की अलग एंट्रीज और सार की अलग, ठीक है। तो एंट्रीज का तो वही वाला सिंपल फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले साल के अंत में बनाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, जब भी वेस्टिंग पीरियड होता है तो साल के अंत में बनाते हैं। एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, और ईसॉप के केस में जो पेमेंट जाता है वो जाता है एसबीपी रिजर्व में। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट तो सेम होता है वही, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट। यहाँ पर ध्यान रखना या रिजर्व में नहीं जाता, कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। सार के केस में कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। तो ये तो आपको अब तक रटी गई होगी एंट्री, बहुत टाइम से हम बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ही है एंट्री से पहले अपन क्या करते हैं, इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अपन जाते हैं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट पर आइए। वर्किंग नोट में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। हर साल अपन को कितना एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं पीरियड नंबर 1, दैट इज 31/12/2010 के लिए। ठीक है, अब देखो ईसॉप के केस में अपन को गुल्लक में कितना पैसा चाहिए। अब ईसॉप का और सार का दोनों का कंपोनेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में ईसॉप का कितना आया था, 3,60,000। ठीक है, और सार का जो आया था वो आया था 999। लेकिन सार का ये वाला अमाउंट यूज नहीं होगा, क्योंकि सार में क्या होता है, हर बैलेंस शीट डेट में उसका जो फेयर वैल्यू है वो चेंज होता रहता है, और वो अपन को कंसीडर करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट यूज नहीं होगा, हर बैलेंस शीट डेट का अपन को अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ईसॉप में जो ग्रांडेड वाला होता है वही यूज होता है। तो ईसॉप का अपन को कितना चाहिए, 3,60,000, और वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 साल। तो 3,60,000 को डिवाइड करोगे 3 साल के लिए, 1,20,000 आएगा। तो हर साल अपन को कितना चाहिए, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। 3 साल अपन को 1,20,000 चाहिए। उससे अपन को क्या होगा, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हमारी गुल्लक में टोटल 3,60,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इधर सार पर। सार के लिए अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सार के लिए कितना चाहिए शेयर, 74,000, और एट द एंड ऑफ 2010 कितना था फेयर वैल्यू, 138। ठीक है, तो यहाँ पर 138 यूज होगा, 135 नहीं होगा, इसलिए अमाउंट डिफरेंट आएगा। 74,000 इंटू 138 ये आ गया। ठीक है, और इसमें भी वेस्टिंग पीरियड सेम है, 3 साल, और अपन को कितने का चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का। तो ये आ गया 34,04,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया अपना एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर देखना, तो नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। 74,000 इंटू 138 नहीं होगा, 140। ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज हो चुका है। तो ये अमाउंट अपना कितना आएगा, 74,000 इंटू, ये आ गया 10, 36, 103, 60,000। ठीक है, अगेन ये 3 ईयर का है, और अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 2 साल का। तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 690,667, जिसमें से कि हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 3,40,4,000। ठीक है, ये जो 690,667 आया है ये 2 सालों का आया है। ठीक है, ये कितने साल का आया, टोटल 2 ईयर्स का। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का। तो माइनस कर देंगे 340, 4,000, ये आ गया 350,667, 350,667, ये आ गया सेकेंड ईयर का। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इस तरीके का क्वेश्चन। 3rd ईयर को देखो, 3rd ईयर में 74,000 इंटू, या फिर चेंज हो जाएगा, 2012 में कितना हो गया है, 147। तो 147 आएगा हमारा, 74,000 इंटू 147, ये आ गया 10, 108, 78,000, 108, 78,000। अगेन ये कितने का है, टोटल 3 सालों का। टोटल 3 सालों का कितना है, 108 है। इसमें हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 340, 4,000, माइनस सेकेंड ईयर में हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 35,02,667। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ये सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो 3rd ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो 34,04,000 माइनस 35,02,667,
3971333 3971333 3404,000 3502,667 और 3971333। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर सेम था, इसी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर भी अपन ऐसे कर सकते थे कि पहले 1 साल का निकाला, फिर 3,60,000 डिवाइड बाय 3 × 2, फिर माइनस कर दो उसमें से 1,20,000। इस तरीके से अपन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम अमाउंट था इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अपन को फेयर वैल्यू हर बार अलग कंसीडर करना पड़ता है, एक बार 138, एक बार 140 और एक बार 147, जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर रहता है वही कंसीडर करना रहता है। दैट्स वाई जो अमाउंट आता है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जो भी ये अमाउंट आता है वो पूरे साल का आता है। जैसे सेकेंड ईयर में अपन ने कैलकुलेट किया तो पूरे 2 सालों का आता है, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है तो अपन को फर्स्ट ईयर का उसमें से माइनस करना है। उसी तरीके से ये जो अमाउंट पूरा निकल कर आता है वो हमारा पूरा 3 सालों का आता है, जिसमें से कि अपन को पहले फर्स्ट ईयर का माइनस करना होता है, फिर सेकेंड ईयर का माइनस करना होता है, तब हमें एक्चुअल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना रिकॉग्नाइज करना है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे अमाउंट सारे आ चुके हैं, ईसॉप के 1,20,000 हर साल का और सार के ये वाली। अब यही सारे अमाउंट अपन को ऊपर जनरल एंट्रीज में लिखने हैं। तो चलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं। एक एंट्री अपन ने पास ही कर दी थी, ये आ गए अपन जनरल एंट्री पे। रुको रुको रुको, बस इसमें कितना करना है हर साल 1,20,000, 1,20,000। लेकिन इसमें करना है 34,04,000, 34,04,000, ठीक है। 31/12/2011 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करेंगे फिर से, और ये कहाँ जाता है ईसॉप वाला रिजर्व में। तो अगेन अमाउंट सेम ही आएगा, 1,20,000 और 1,20,000। इधर डेबिट वाला तो सेम रहता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो लाइबिलिटी में बनता है, ठीक है। वैसे इन दोनों को चाहो तो कंबाइन एंट्री बना सकते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में टोटल अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट ने किया है वैसे आप कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। 35,02,667, 35,02,667। नाउ थर्ड ईयर में आ गए 31/12/2012। अगेन एंट्री तो वही बनेगी जो रटी रटाई है अपनी, क्योंकि एंट्री में कोई डिफरेंस ही नहीं आता। यहाँ पर हर साल सेम एंट्री है, अमाउंट अलग है। सार के केस में कितना आएगा थर्ड ईयर में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, कितना आएगा 3,971333। ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है कि किस तरीके से अमाउंट आएगा। वही एक फॉर्मूला है, उसी से अमाउंट आएंगे। बस आपको फॉर्मूला कंसेप्चुअली देखना है, ठीक है। रट्टाबाजी नहीं करनी है तो दिक्कत आ जाएगी। लास्ट अब आती है फाइनल एंट्री की बारी। फाइनल एंट्री कब होगी, जब हमारी एक्सरसाइज डेट आ जाती है, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। अब सामने वाला जो हमारा केएमपी है वो इक्विटी चूज करेगा या फिर वो सार चूज करेगा, ये क्वेश्चन ने अपन को बताया नहीं है। तो अपन पहला केस करेंगे कि वो अगर ईसॉप चूज करता है तब क्या होगा। तो ईसॉप चूज करता है तो सिंपल सी बात है, ईसॉप के केस में देखो ध्यान से देखना, ईसॉप के केस में क्या होगा। हमने जो मेजर अमाउंट डाला था वो किस में डाला था, एसबीपी लाइबिलिटी में, क्योंकि हमें डर था कि लोग कैश ना ले जाएं। लेकिन अगर वो इक्विटी चूज करते हैं तो हमें सबसे पहले एसबीपी लाइबिलिटी में जो अमाउंट डाला है, क्योंकि अब कैश तो वो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने इक्विटी चूज कर दिया, सिंपल सी बात है। तो जो कैश के लिए अपन ने एसबीपी लाइबिलिटी बनाई थी ये वाली, तो इसमें जो टोटल अमाउंट आया वो कितना आया होगा, वही आया होगा 74,000 इंटू जो फेयर वैल्यू थी एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना था 147। ये हम एक बार कैलकुलेट भी कर चुके थे वर्किंग नोट में, दोबारा करके बता देती हूँ। 108,78,000, 108,78,000, ठीक है। ये वाला अमाउंट
अब एसबीपी लाइबिलिटी जो हमने गुल्लक बनाई थी कैश वालों के लिए, तो उन्होंने कैश तो चूज किया नहीं, उन्होंने इक्विटी चूज कर दिया, तो ये वाला अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में। कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद ये तो पहली एंट्री हो गई। अब हमें उनको देने हैं इक्विटी, इक्विटी शेयर्स देने हैं, और इक्विटी शेयर्स कहाँ से देते हैं, एसबीपी रिजर्व से। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको थोड़ा अलग पेन से करूं, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर कुछ बचता है तो वो जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और अगर वो कुछ बचता है तो वो जाता है रिटेन अर्निंग में। अब यहाँ पर देखना है एसबीपी रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। अरे मैम यही वाला तो अमाउंट जाएगा, नहीं, ये वाला अमाउंट तो अभी लाइबिलिटी से ट्रांसफर हुआ है, इसके साथ हमारे एसबीपी में ये वाला अमाउंट भी तो होगा जो ऊपर हम 1,20,000 1,20,000 1,20,000 यानी कि 3 सालों में टोटल 3,60,000 भी तो इकट्ठा हो गया होगा। यानी कि एसबीपी रिजर्व में कितना अमाउंट आ चुका होगा, 3,60,000 प्लस ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट आ चुका होगा एसबीपी रिजर्व में। तो उसमें 3,60,000 में और ऐड कर दूं, ये आ गया 38,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा से सुन लो। लोगों ने क्या, जो एक ही हमारा केएमपी था उसने सिलेक्शन क्या किया, उसको सिलेक्शन दिया था कैश लेना है, सार लेना है, या फिर तुम्हें ईसॉप लेना है। उसने सिलेक्शन किया है केस नंबर 1 में कि उसे ईसॉप लेना है। अगर वो ईसॉप ले रहा है इसका मतलब वो सार नहीं ले रहा, तो फिर सार वाली गुल्लक का क्या नाम होता है, एसबीपी लायबिलिटी। सार वाली गुल्लक को हम इक्विटी वाली गुल्लक में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सार वाली गुल्लक का कोई मतलब ही नहीं है, चूज ही नहीं हुआ। इक्विटी वाली गुल्लक में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे रिजर्व में आ जाएगा, एसबीपी रिजर्व में 10878,000। ये तो आ ही जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ के साथ जो 3,60,000 हम और गुल्लक इकट्ठा कर रहे थे इक्विटी का, 3,60,000 1,20,000 3 साल करके, वो भी तो आ गया होगा। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया हमारा, टोटल अमाउंट आ गया 112,38,000। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट जाता है हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू से। किससे, फेस वैल्यू से। ये बात याद रखना, जिसने 12th स्टैंडर्ड में शेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका 90,000 इंटू 100, दैट इज 90 लाख। ठीक है, ये कितना चला जाएगा, 90 लाख। अब ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कैसे जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट जाता है जो भी हमारा फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे था ना इक्विटी वाला, जो भी हमारा फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे था इक्विटी वाला, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे इक्विटी वाला कितना था, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे इक्विटी वाला कैसे था, वो कैसे यूज करेंगे, 90,000 इंटू, अरे शेयर्स को हटा दो, पर शेयर ही देख लो। पर शेयर कितना था, पर शेयर था हमारा 115। ठीक है, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट कितना था, 115, और हमारा जो फेस वैल्यू था वो कितना था, 100। यानी कि ये जाएगा आपका 15 से, तो 15 इंटू 90,000, तो ये आ गया 13,50,000। ये समझ में आया कैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे जाता है, जो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे था उसमें से आपको फेस वैल्यू माइनस करना है। ठीक है, तो 115 में से 100 माइनस करोगे तो 15 पर शेयर का आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम इंटू 90,000, यानी कि शेयर का होल वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 13,50,000। क्लियर। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा चला जाएगा यहाँ पर 112,38,000 में से 90 लाख पहले इसका माइनस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करेंगे 13,50,000, ये आ गया 888,000, ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाली जो पूरी एंट्री है, ये वाली एंट्री मैंने आपको बताई, ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट ने गलत कर दी है। अभी जो मैंने बताई वो पूरी सही है, अभी जो मैंने बताया वो पूरा सही है, यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये मत सोचना मैंने इतनी देर से जो आपको समझाया वो गलत है। अरे भाई ये तो पूरा पूरा सही है, मैं कभी आपको गलत कराती ही नहीं हूँ, बल्कि और आसान बनाती हूँ और सही बताती हूँ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्या गलती करी है, पहली गलती, अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो जल्दी से देखो, पहली गलती उन्होंने क्या की है इक्विटी के केस में, इलस्ट्रेशन 6 ये रहा, उन्होंने शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी से शेयर कैपिटल में डाला है। ये बहुत बड़ी गलती है,
इक्विटी शेयर कहाँ से दिया जाता है? इक्विटी शेयर एसबीपी रिजर्व में से दिया जाता है ना। और उन्होंने कहाँ से दिया है? उन्होंने डेबिट किया है शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, एसबीपी लाइबिलिटी को, इसको डेबिट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये गलत है। जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे तो हम एसबीपी रिजर्व को डेबिट करते हैं। इसके लिए अपन को पहले एसबीपी लाइबिलिटी से एसबीपी रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हम एसबीपी लाइबिलिटी में से एसबीपी ट्रांसफर करेंगे तभी हम एसबीपी रिजर्व में से इक्विटी शेयर दे पाएंगे। तो ये वाली एंट्री वो खा गई, ये वाली एंट्री वो खा गए। उन्होंने क्या किया? एसबीपी लाइबिलिटी को डेबिट करके डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल दी, ये उन्होंने गलती करी है। ठीक है, दूसरी गलती उन्होंने क्या करी है? दूसरी गलती करी है उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैलकुलेट करने की। उन्होंने क्या किया? पता ही नहीं क्या किया है भाई। उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग लिख दिया है, फिर जो बचा कुचा अमाउंट था वो एसबीपी रिजर्व में से सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अमाउंट जाता है? फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट में से फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट में से फेस वैल्यू माइनस होता है, वो जाता है। ठीक है, और जो बचा कुचा होता है वो रिटेन अर्निंग में जाता है। तो ये दो गलती थी जो इंस्टीट्यूट की थी। और ये आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने जब ये क्वेश्चन किया था तो आपको भी ये गलती नजर आई थी कि नहीं आई थी। ठीक है, अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा, पहले से क्वेश्चन किए होंगे, और जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो तो भाई मेरी ही सुन लो, क्योंकि आप और क्या ही कर सकते हो। मेरी सुनो, ये सही एंट्री पास करो, बाकी इंस्टीट्यूट 2-3 सालों में सही कर देगा। अभी तो न्यू मॉड्यूल है, गलती करिए। पहले तो और भी गलती करता था इंस्टीट्यूट, अभी थोड़ी और ठीक करी है। पहले तो ये वाला अमाउंट डालता ही नहीं था। ये जो हमने 3,60,000 कंसीडर किए ना, जो हर साल भाई हम 1,20,000 डेबिट कर करके एसबीपी रिजर्व में 3,60,000 डाले हैं, वो तो कम से कम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये कंसीडर किए, ये कंसीडरेशन किया ही नहीं था इंस्टीट्यूट ने, मतलब अत की वो कर दी उन्होंने, ये अमाउंट ही कंसीडरेट नहीं किया। तो बहुत महान बंदी करी थी उन्होंने। इस बार कंसीडर तो किया है उन्होंने 3,60,000, लेकिन उसको डाल दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। गलती से उन्हें याद आ गया कि अरे ये 3,60,000 अमाउंट रह गया, तो फटाफट क्या करो, एसबीपी रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। ये कराया उन्होंने। ये वाली एंट्री पुराने मॉड्यूल में तो थी नहीं, अब डाली है उन्होंने, और वो भी गलत डाली है। ठीक है, तो ये चीज पर कमेंट मुझे जरूर चाहिए। जो जो ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक आया है, ये वाले पे मुझे जरूर कमेंट चाहिए, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए। इधर तो बहुत सिंपल है आपका। अगर उन्होंने फाइनल एंट्री में उन्होंने क्या चूज किया है? उन्होंने चूज किया है कि भाई हम तो सार लेंगे, कैश लेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में करते हैं। तो सिंपल, आपने सार की जो वो बनाई है ना, इसको मैं अलग पेन से करूं, आपने सार की जो गुल्लक बनाई है ना, एसबीपी लाइबिलिटी, उस गुल्लक को डेबिट करो और सामने वाले को बैंक से पेमेंट कर दो। सिंपल, कैश लेके जाएगा वो तो। और सार का वो कितना था? इसका टोटल था 10878,000, 10878,000, यही तो था। तो इसको बैंक से पेमेंट कर दो, और इक्विटी का जो हमारा रिजर्व में पड़ा होगा थोड़ा बहुत अमाउंट, उसे आप रिटेन अर्निंग में डाल दो। रिटेन अर्निंग में कितना चला जाएगा? जो उसकी गुल्लक में पड़ा था, दैट इज 3,60,000। तो इस वाला बहुत सिंपल होगा। जो सार की आपने गुल्लक बनाई है उसमें से सार को दे दो, मतलब बैंक से पेमेंट कर दो, सिंपल। और जो आपका इक्विटी का है, इक्विटी तो उन्होंने सेलेक्ट किया नहीं है, उन्होंने सार ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो अगर उन्होंने इक्विटी वाला सेलेक्ट ही नहीं किया तो इक्विटी वालों का आपका जो अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। सिंपल, ये वाला तो सिंपल लगा ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये वाली एंट्रीज उनकी भी सही है, एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक, हाँ उनकी एकदम सही है वाली एंट्री। ये वाली एंट्री में उन्होंने बड़ा भाई अतरंग मचा दिया। पहले के मॉड्यूल में भी गलत दिया था और अभी के मॉड्यूल में भी गलत दिया उन्होंने। पहले के मॉड्यूल में उन्होंने 3,60,000 कंसीडर ही नहीं किया था, और पहले के मॉड्यूल के क्वेश्चन में भी गलती थी, क्वेश्चन में उन्होंने फेस वैल्यू नहीं दिया था। अगर वो फेस वैल्यू नहीं देंगे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है। और अगर वो फेस वैल्यू कैलकुलेट नहीं देंगे तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर कैसे लाएंगे? तो ये चीज़ और गलती थी उनकी। पुराने मॉड्यूल में तो और ज़्यादा ही गलती थी इस क्वेश्चन में। तो ये मुझे गलती कैसी आपको लगी, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, और मैंने जो आपको कॉन्सेप्चुअली एकदम सही क्वेश्चन समझाया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। बहुत मेहनत लगी है इस क्वेश्चन पे, काफ़ी मुझे
लग रहा था कि भाई ये क्या कर दिया है उन्होंने, तो थोड़ा मैंने पहले अपने एक फ्रेंड से डिस्कस वगैरह किया कि ये सच में ऐसी गलती है कि नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम ट्रू एंड फेयर सॉल्यूशन देना चाहती हूँ। उससे पहले चाहे मुझे एक बार डिस्कस कर लेना हो तो वो भी करती हूँ, ठीक है। आपको एट द एंड सही देना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट गलती कर देता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई ये सच में गलती है, क्या है ये, इन्होंने इतना क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, कैसे उन्होंने सारा का सारा अमाउंट सिक्योरिटी स्ट्रीम में डाल दिया, रिटेन अर्निंग्स की एंट्री नहीं मारी, एसबीपी लाइबिलिटी टू एसबीपी रिजर्व ये वाली एंट्री नहीं मारी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन करके, लेकिन मैं आपको एट द एंड जब सॉल्यूशन बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ, तब पूरा फेयर, ट्रू एंड फेयर सॉल्यूशन देती हूँ। तो यहाँ पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर तो कभी भी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, हमेशा इसी तरीके से ट्रू एंड फेयर सॉल्यूशन मिलता रहेगा और आसान बनता रहेगा। तो इसी बात पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बस 2 दिन में हमारे 10,000 कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। बस 15-20 सब्सक्राइबर रह गए हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स विल बी द हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड अस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।